In brief, I'll tell you guys something about myself. My name is शुभम शुक्ला. मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बलिया है, ईस्टर्न यूपी में. ठीक है. एंड मेरी फैमिली कोलकाता में रही हुई है और मैंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता में की थी. मेरा कॉलेज बिट्स पिलानी राजस्थान में था. कॉलेज के दौरान जैसे मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता से था, तो जहाँ पे सब सारी सुविधाएं थी, बिजली, पानी, मॉल, बोलिंग कोर्ट, आइनॉक्स, मतलब मल्टीप्लेक्स, पीवीआर, सब कुछ था. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट जब हम पिलानी गए, पिलानी इज अ वेरी रूरल टाउन. मतलब सर के पास आसपास डीयू का देखने का फायदा था, हमारे आसपास बस खेत खलियान थे. ठीक है. तो हमारे पास वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी हमें. जो नियरेस्ट डोमिनोज उस समय होता था 2014-15 के आसपास, वो 60-65 किलोमीटर होता था. तो हम लोग दाल बाटी चूरमा से ही खुश रहते थे, विच इज अ वेरी टेस्टी फूड. अगेन, अगर कोई राजस्थान से होगा, सर खुद राजस्थान से रिलेट कर पाएंगे. पॉइंट ये कि जब मैं ट्रांजिशन किया था फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी टू द मिडल ऑफ नोवेयर, आई जॉइंड एनएसएस. एनएसएस पता होगा आप लोग, अगर कॉलेज स्टूडेंट है, सबके कॉलेज में होता है. इट्स अ गुड थिंग टू डू. अगर आप लोग अभी भी कॉलेज में है, इफ यू हैव अ चांस, डू जॉइन एनएसएस. एक ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक आपका होगा कि क्या हो रहा है, समाज कैसा है, क्या है. बिकॉज पर्सनली मेरा भी ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक हुआ था. जो पिलानी कैंपस के अंदर सारी सुविधाएं थी, बहुत सुविधाएं थी. कैंपस के बाहर जाओ, जो गांव थे, उसमें उस लेवल की सुविधाएं नहीं थी. सड़कों पे गड्ढे थे, पानी का एक फिक्स टाइम होता था, 4 से 6 पानी आता था. बिजली का आता पता नहीं था, जो हमारे गांव की कुछ साल पहले तक एक रियलिटी थी. उसी समय मुझे लगा कि इन लोगों के लिए जो मैं एक इंजीनियर बन के कर सकता था. मैं अच्छा इंजीनियर था भी नहीं, मैं कैसे की स्पीड के पास होता था, वो बात अलग है. बट फिर भी एक वो था कि अगर एक अच्छा इंजीनियर बन गया और इन लोगों के लिए जो कर पाऊं, उससे ज्यादा मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन के कर सकता हूं. इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की. दिस वॉज, वो बोलते हैं ना, दिस वॉज द वाई डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. आई कम टू दिस लेटर. वाई डिड आई टेल यू दिस स्टोरी. एक कहानी मैंने आपको क्यों बताई है, इसको थोड़ी देर बाद आके बताऊंगा. तो इन जेन यही मेरी बैकग्राउंड है. मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट में केमिस्ट्री अपना ऑप्शनल रखा था. वाव का बात नहीं है, मेरे 4 अटेम्प्ट लग गए. आपका जो वाव है, मेरा वो हाई था. ठीक है. तो यूजुअली आप लोग के अकॉर्डिंग ऑप्शनल में अच्छा स्कोर क्या है 500 में? 300. आजकल के ट्रेंड पे 260 से 300 के बीच में अच्छा स्कोर है. मैंने अपने केमिस्ट्री पहली बार लिखा, मेरे आए 500 में 142. ठीक है. दूसरी बार लिखा, बहुत मेहनत की, नोट्स बनाए, ये किया वो किया, बहुत मार्क्स इंक्रीज हुए, 500 में आए 150. फिर मैंने बोला भाई अब केमिस्ट्री को इतिश्री करना पड़ेगा, ऑप्शनल अब चेंज करो. तो मेरे सीनियर्स ने, जो कुछ लोग सीनियर सर्विस में हैं, उन्होंने बोला भाई पॉलिटिकल साइंस ले लो, यही ऑप्शनल है कि जो तुम कम टाइम में कवर कर पाओगे, बिकॉज ओवरलैप ज्यादा है. जो पॉइंट्स आपको सर ने बताया, आपका इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, आपके यहाँ पे सबको इंटरेस्ट होगा, हाउ पॉलिटिक्स ऑपरेट, हाउ सोसाइटीज ऑपरेट. ओवरलैप जीएस से बहुत ज्यादा है. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो पॉइंट सर ने बताया, आई हैव नथिंग एक्स्ट्रा टू ऐड. आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सनल टच ऑफ व्हाट आई डिड एंड व्हाट वर्क फॉर मी. तो यही सब फैक्टर के बेसिस से पॉलिटिकल साइंस लिया मैंने. 3rd अटेम्प्ट में घिस पिट के कैसे भी 200 आया. 4th अटेम्प्ट में फाइनली इतना नंबर आ गया कि एक सर्विस मिल जा रही है, आईएएस मिल जाएगा. एक सर्विस नहीं, आईएएस मिल जाएगा. ठीक है. पॉइंट यही है कि जो आप लोगों ने, जो आपको सर ने बोला है, सुनील सर ने थोड़ी देर पहले, अगर आप लोगों ने कहीं लिखा है तो बहुत अच्छी बात है. उसको कीप दैट इन माइंड. आपका स्टडी टेबल है, कहीं चिपका लो कि इसलिए, बिकॉज बाई चांस आप डेविएट हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, यू ऑलवेज हैव समथिंग जिसको आप वापस जाके देख सकते हो. एंड यही किए होता है, सबके साथ होता है, घबराना नहीं है. ये हो सकता है जैसे एक साइकोलॉजिकल वो है कि करंटली आपके सामने एक टॉपर आया, आपका अटेंशन स्पैन लेट्स से नॉर्मल से 1.5 टाइम ज्यादा है. आप यही घर जाओगे तो जो आपने लेट्स से, अगर आपको 100% अभी याद है, आप घर जाओगे आपको शायद 30% 40% याद रहे. बट इसलिए अगर आप कुछ लिख लेते हो, यू ऑलवेज हैव दैट रेफरेंस. इट्स नॉट दैट आपने सर ने जो एक वर्ड बोला आपने सब नहीं लिखा है, आपने कुछ कीवर्ड्स, की पॉइंट्स लिखे हैं ना, यही चीज करना है. एंड दिस इज समथिंग दैट यू डू फॉर नोट मेकिंग एज वेल. जैसे नोट मेकिंग पे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, किसी के कोई क्वेश्चन दिख भी रहे नोट्स मेकिंग पे, तो नोट मेकिंग आप जब करते हो तो आपकी जो एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी को छापते नहीं हो, आप की चीजें उठाते हो, उसको कीवर्ड्स बोलते हैं, जिसका हर जगह डिस्कशन चलता है, सर ने ही बात की थी. कीवर्ड्स उनको लिखते हो, और वो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होंगे आपके जिसको आप, अगर आपको वो वर्ड याद रह गया, अगर आपको वो वर्ड याद रह गया तो आप उस पर 3 या 4 लाइन लिख पाओगे.
पॉइंट यही है, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, आपने अभी जो सर ने बताया, हम लोग जो बता रहे हैं वो भी आप ऐसे ही लिखिए एंड कहीं इसको जाके चिपका दीजिए। एंड जब जब लगे आपको ठीक नहीं लग रहा है, यू आर प्रोबेबली माइट बी मिसलीडिंग, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी प्रेप में, तो आप इन्हीं चीजों को वापस रेफर करिए। सर ने जो बोला, जो मैं बोल रहा हूं, जो आपको खुद और हर जगह से सुन रहा है। तो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग अदर थिंग्स, या बिफोर आई स्टार्ट ओपनिंग दिस पर्ची फर्रे, ठीक है, फर्रे खोलने के पहले आप लोग में से कितने लोग 2030 में अटेम्प्ट करेंगे? अपने हाथ उठाइए एक बार, ठीक है। और बाकी लोग 24 और बाद के हैं ना, ठीक है, हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए, 2023 वाले हाथ ऊपर रखिए। कितनों लोगों को लग रहा है कि जब 2024 में रिजल्ट निकलेगा आपका नाम लिस्ट में होगा? कुछ कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो 23 में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बट 24 में रिजल्ट निकल पे हाथ उठा दे रहे हैं। एंड कुछ कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली अपने हाथ नीचे कर दे रहे हैं। तो आप हाथ नीचे कर लीजिए। पॉइंट मेरा बोलने का ये है कि सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एट एवरी पॉइंट इन द डे आपको अपने ऊपर यह भरोसा होना चाहिए कि आपका रिजल्ट, आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। आपको अपने उस पर ये बिलीफ होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठाया था 2023 में अटेम्प्ट करेंगे, 24 में आपकी रैंक आएगी, हाथ नीचे कर दिया। नहीं, हर एक क्षण आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये रियलाइजेशन रखना पड़ेगा कि हाँ मेरा होगा, ठीक है। वो जो एक किसकी कहीं मैंने पढ़ा था एक कोट कि इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान को भी गलत बोलती है, ठीक है ना। तो आपको अपने ऊपर ये हमेशा हर एक क्षण, हर एक सुबह आप उठ रहे हैं, हर एक रात को आप सोने जा रहे हैं, ये भरोसा होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब इस भरोसे के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर अचानक से मैं बोलूं कि मेरा सीए क्लियर हो जाएगा, मैं सीए के लिए कुछ पढ़ता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो क्या मेरा क्लियर होगा? बताओ, क्लियर होगा? ठीक है। तो ड्रीम्स विदाउट हार्डवर्क / डेडिकेशन इज जस्ट अ रूट टू डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अगर आपके पास ड्रीम्स है, आपका सपना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, जो भी सर्विस है, आपका सपना है, तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। एंड वही सर, वही मैं, वही हर टॉपर आपको हर जगह, आपके फैकल्टीज हर जगह बोलेगा। कैसे मेहनत करनी है? नो रॉकेट साइंस। अपना बुक्स है, अपने नोट्स हैं, उनको पढ़िए। अगर नोट्स बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बार बार नोट्स बनाइए, पढ़िए उन नोट्स को, अंडरलाइन करिए। टाइम आएगा, टेस्ट दीजिए, सर ने इतना एम्फेसिस किया है, मॉक्स, प्री के मॉक्स दीजिए, मेंस के मॉक्स दीजिए, आंसर राइटिंग करिए, रिवाइज करिए, चेक करिए क्या गलत हो रहा है, क्या गलत सही, क्या गलत कर रहे हैं आप, क्या सही कर रहे हैं आप। इनको इवैल्यूएट करिए, कुछ फीडबैक मिलेगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, आंसर्स को एनरिच करो। सर इतना देर से लंबे तक पूरा प्रॉपर बोर्ड पे लिख के समझाया है उन्होंने, और फिर यही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करते रखना है। एंड दिस इज व्हाट दैट डेडिकेशन इज, दिस इज व्हाट सेपरेट्स दैट डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम रियलिटी। आज कितना तारीख है? 2 तारीख है ना। 2.5 महीना पहले, आई डोंट नॉट से दिस फॉर सर बिकॉज सर पहले ही सर्विस में थे, 2.5 महीना पहले मैं भी आप लोग की तरह उस तरफ टेबल पे बैठा था, एक पीडीएफ पे नाम आया, और आज मैं इधर हूं, आप लोग को सामने स्पीच दे रहा हूं। आप बस वही है, फर्क इतना ही है। इसलिए आप लोग हर सुबह आप उठ रहे हो या हर रात को आप सोने जा रहे हो, तो आप लोगों को यही सोचना है कि एक दिन आप लोग वहां से भी उठ के यहां पे आके बाकी बच्चों को संबोधित करना है आपको। यही उम्मीद आप रख के आप प्रिपेयर करिएगा, आंखों के सामने यही रखिएगा कि नहीं ये करना है मुझे, बिल्कुल होगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। टाइम लगता है, किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का 4th अटेम्प्ट में होता है। मेरा 4th अटेम्प्ट में हुआ है। हमारे एक सीनियर है, उनका 9th अटेम्प्ट में हुआ है। एक हमारे सीनियर है, इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पीपल ऑन आवर ग्रुप, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, रिंकू राही सर का, उनका 16th अटेम्प्ट में हुआ है। 16th अटेम्प्ट, सोचो वो आदमी कितना, ही वॉज इन सर्विस, उनके बारे में आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट दैट पर्सन। एंटी करप्शन के खिलाफ उन्होंने मुंह पे, चेहरे पे गोली खाई है, छाती पे गोली खाई है। रीड अबाउट दैट पर्सन, वो आदमी कर रहा है। हमारे साइड एक मैडम है, उन्होंने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत केसेस पे किए हैं, फिजिकली हैंडीकैप पीपल, उन्होंने क्लियर किया हुआ है। हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें ये समझना है हम प्रिविलेज्ड हैं। हम एसी क्लासरूम में बैठ रहे हैं, एक बहुत अच्छी कोचिंग, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट फैसिलिटीज, एवरीथिंग के बीच में कर रहे हैं। जब लोग विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ के विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? यही आपको खुद को समझाना है। एंड जिस दिन आप ये अपने आप को समझाने लग जाएं, उस दिन आपका जीवन वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा।
एक चीज ये करना है। दूसरा चीज मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे जरूरी, रूमर्स से बहुत दूर रहना है। अब रूमर्स क्या होता है? सबसे पहला रूमर ये होता है कि ये ऑप्शनल बर्बाद चल रहा है, वो ऑप्शनल में सबकी चांदी हो रही है। नहीं, जैसे किसी भाई साहब का ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, आपका था ना ज्योग्राफी में, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी डबल डिजिट रैंक है, आईएएस बन रहा है, 23 या 24 साल का लड़का है, 306 है उसके ज्योग्राफी में, 306, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि ऑप्शनल खराब चल रहा है, वो चल रहा है, क्या पता आपके लिए चल जाए, आपको ज्योग्राफी में लिखना है। वैसे ही मेरे और दोस्त भी हैं ज्योग्राफी में जिनके 250 मुश्किल से 200 मुश्किल से बन रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी मच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अपना खुद का अनुभव करिए, हम जो बोल रहे हैं आपको उससे सीख लीजिए, लेकिन अनुभव आपका है। सुनो सबका, करो अपना, करो खुद का। हम लोग यहां सुनील सर, मैं, कोई और सर आपका पेपर नहीं लिखेंगे, पेपर आपको खुद का लिखना है। हम लोग बस ये बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज हमने उस साइकिल के थ्रू गो थ्रू किया हुआ है, हाईज लोज जो भी बोलिए। आज सर अगर फोकस बोल रहे हैं कि आंसर राइटिंग करिए, 9 घंटे आंसर्स लिखिए, कोई रीजन से, इट हैज वर्कड फॉर हिम। अगर मैं बोलता हूं कि रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, तो इट हैज वर्कड फॉर मी। मे बी समथिंग एल्स माइट वर्क फॉर यू, वेल एंड गुड, बिल्कुल फॉलो करिए उसको। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाओ, 2 फीलिंग होनी चाहिए। एक फीलिंग तो ये होनी चाहिए कि आपने आज ग्रोथ किया है। अगर आपका लक्ष्य है आईएएस आईपीएस बनना, आईपीएस बनना, तो आपने उस तरफ एक कदम बढ़ाया है। एंड दूसरा, आपको कोई रिग्रेट नहीं है, यार आज मैकडॉनल्ड्स में पार्टी कर ली तो दिन बर्बाद गया, रिग्रेट हो रहा है, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर के खुद का एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी दीदी की वो मैरिज फंक्शन के उसमें वो करवा दिया था। क्यों? सर को पढ़ना था, डेडिकेशन बोलते हैं। तो दिस एग्जाम डज नॉट वांट यू टू बिल्ड अ रॉकेट, दिस एग्जाम वांट्स यू टू सिट इन द कंफर्ट ऑफ योर होम एंड योर रूम्स एंड प्रिपेयर। एंड पढ़ने से इजी लिटरली कुछ नहीं है। मेरी बहन रेसलर है, वो पहलवानी करती है, वो धूप में सुबह 5 बजे उठ के दौड़ती है, करती है, कुश्ती करती है, जिम जाती है, करती है, वो करती है। उसके कंपेरिजन में मैं आराम से 6-7 बजे उठता हूँ, एसी वाले रूम में चला के बैठ के पढ़ता हूँ, बीच में गाना सुन लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ। पढ़ने से इजी कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बहन अगर इंडिया में, अगर अपने स्टेट में गोल्ड लाई है तभी उसको नेशनल खेलने को मिलेगा, नेशनल में गोल्ड लाई तभी इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा। यहां पे जनरल कैटेगरी में 72 रैंक तक आईएएस मिलता है। पढ़ने से इजी कुछ नहीं है। 210-12 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी में आईपीएस मिलता है। तो लिटरली पढ़ने से कुछ नहीं, प्रोवाइडर आप पढ़ाई करें। कई बार बहुत लोग बोलेंगे मोटिवेशन की कमी है, होता है ना। तो वही अब मैं वही लाऊंगा आपको कि वाई डिड आई टेल यू दैट स्टोरी, वाई, क्यों मैं कर रहा हूं। मैं बोला ना, योर वाई शुड बी इंपॉर्टेंट। आप लोग सबको, आज ट्यूसडे का दोपहर है, गर्मी में आप लोग का बस चलता, आराम से अपने रूम में पड़े रहते, एसी चला के सो रहे होते। कोई रीजन है ना, आप टॉपर्स को सुनने आए हो, हमें सुनने आए हो, अड़स के बैठे हुए हो, एक के ऊपर एक बैठे हुए हो। मैं भी था, मैं भी किसी टॉप, हमारे कॉलेज में आए थे अनुदीप दुरी शेट्टी सर, कुछ साल पहले के वो टॉपर्स थे, वो मेरे कॉलेज सीनियर थे। मुझे याद है मेरे गोद में मेरा एक दोस्त बैठा था, एंड उस दोस्त की गोद में एक और दोस्त बैठा था, और फिर मैंने उन दोनों से ट्रीट लिया बिकॉज मेरे पैर दर्द दे रहे थे। पॉइंट ये है कि हम लोग भी उधर बैठे थे, आप लोग भी आज इतना दिक्कत में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, इसमें बैठे हो, क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? कुछ सीखने के लिए? किस लिए सीखने के लिए? इससे क्या होगा? आपका फायदा होगा? किस चीज के लिए फायदा होगा? आईएएस या आईपीएस इस बनने में फायदा होगा आपका ना, या जो भी आपको सर्विस चाहिए। तो देखो, आप अभी से सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई आर यू सैक्रिफाइसिंग, राइट? कोई शौकिया तो नहीं आए हो ना कि कल चलो, कल डोमिनोज में अड्डा किए हैं, आज यहां पे आके अड्डा करते हैं, परसों जाके पिज्जा हट में करेंगे। ठीक है ना, कोई मोटिवेशन होगा ना क्यों आईएएस बनना है। किसी के लिए मनी होगा, ठीक है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए प्रेस्टीज है, किसी के लिए सर्विस है, किसी के लिए वो है, वो जो है ना मूवी ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ हाँ, शादी में जरूर आना, वो मूवी, किसी के लिए वो मोटिवेशन है। सबके लिए अलग मोटिवेशन है। जो भी आपका मोटिवेशन है, आई वुड सजेस्ट आप लोग को एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, लिखिए, वो लिखिए आप कि क्या आपका मोटिवेशन है। अंदर से, अपने आप से ऑनेस्टली मतलब रहिएगा। इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। अपने आप से बोलिए क्या असली रीजन है, पूछिए, पता लगाइए, अपने अंदर झांकिए, उसको उस पेपर में लिखिए, अपने सामने चिपकाइए, ताकि जो अगली बार आपका टारगेट, वीकली टारगेट पूरा नहीं हो रहा हो और आपको लग रहा है छोड़ो यार क्या करेंगे, तो आप उसको देख के रियलाइज करिएगा कि इसी चीज के लिए मैं घर से दूर हूं। आप लोग सब तो दिल्ली वाले नहीं होंगे ना, बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह से आए हुए हो। आप लोग भी चाहो ना अपने घर के पास जाके रहो, माँ के हाथ का खाना सबसे टेस्टी होता है, क्यों यहाँ पे मेस का खराब खाना खा रहे हो? उसी के लिए कर रहे हो। तो जब भी अगली बार आपको लगे कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू डू नॉट वांट टू डू थिंग्स, यू रेफर टू दैट।
एंड ट्रस्ट मी, सर ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूं, सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है, संदीप माहेश्वरी जी, ठीक है, या फिर आचार्य प्रशांत और ये लोग, आजकल बहुत लोग एंड्रयू टेट को देख रहे हैं, जिसको देख लो, मतलब बहुत सदगुरु। अब वही है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, बट देन देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर देन द साउंड, देन द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम विद इन। अंदर से जो आवाज आती है ना, बाहर का मोटिवेशन एक दिन मन कर रहा है क्या बकवास कर रहा, भगाओ इसको। अंदर का आपका आवाज को आप भगा नहीं सकते हो, बिकॉज मान लो आपने उसके लिए नहीं किया, एक ना एक दिन भले भविष्य में आप अच्छी जॉब में चले जाए, कॉर्पोरेट्स में जाए, करोड़ों कमाए, मान ने अपने बीच में अपने यूपीएससी प्रिपरेशन बंद कर दिया पैसे कमाने के लिए, ठीक है, यू माइट बी वेरी हैप्पी, बट एक दिन आपको वापस याद आएगा कि काश मैं वो नहीं छोड़ा होता। एंड लाइफ में बहुत कुछ आदमी टॉलरेट कर पाएगा, रिग्रेट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी सोने जाओ, रिग्रेट इतना सा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चीज हो सकता है कि चलो आज मैं और नहीं किया और कर सकता हूं, कोई बात नहीं, ये चीज रखो, दिस इज नॉट, अपने आप को पुश करो, पुश योरसेल्फ टू बी बेटर, बट रिग्रेट मत रखो कि यार मैंने बर्बाद कर दिया। बिकॉज वो बोलते हैं ना, कल कभी नहीं आता, वो कल कभी नहीं आता है। बहुत ज्यादा विल पावर रखना पड़ता है कि आज अगर एक भी टारगेट नहीं किया तो कल 2 दिन का टारगेट करना है। तो ये चीज रखिए। अगला चीज जो मैं आपको बोलूंगा, सर ने बता दिया, मैं वापस रीट्रेट कर रहा हूं, रिवाइज एंड प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है एग्जाम, इस एग्जाम के लिए। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आई माइट एज वेल सजेस्ट आप लोग उठिए, वो जो डोर है पीछे, उठ के निकल जाइए, जाइए रूम पे, आराम करिए। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग वेरी रूड, आई डू नॉट वांट टू बी रूड, बिकॉज मैं अपना 2 अटेम्प्ट इस चक्कर में बर्बाद किया हूं। मैंने आंसर राइटिंग छुआ नहीं था, एग्जाम हॉल में जाता था, 20 क्वेश्चन, कोई चांस नहीं है सॉल्व करने का। तो जो मैंने अपने जीवन के 2 साल अटेम्प्ट इसमें बर्बाद किए हैं, आई डू नॉट वांट, आप लोग भी बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, अपना अटेम्प्ट मत बर्बाद करो। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। वो एक देयर इज दिस वेरी फेमस इंग्लिश कोट, द मोर यू स्वेट ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड, द लेस यू ब्लीड ऑन द बैटलफील्ड। तो आपका ये स्वेट करने का फेज है, मेहनत करिए। अगर आप 4 घंटे आंसर लिख रहे हैं, लिखो, टाइम निकालो। इंस्टाग्राम रील्स आंसर लिखने के बाद भी देख सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मिस नहीं कर रहे हो। आप लोग सुनील सर के रील्स देखते होगे ना, बहुत सारी, मैं भी देखता हूं यार, ठीक है, सर बहुत सारे रील्स में है। क्यों? एक पॉइंट ऑफ टाइम में सर ने शायद अपने वो रील्स देखने की उसको टेंडेंसी को कर्व की होगी, आज सर खुद रील्स में है। पॉइंट ये समझना है आप लोग को कि इधर यू वॉच समवन फेमस, और यू बिकम फेमस योरसेल्फ, ठीक है। द आइडिया इज नॉट टू लुक रिच, द आइडिया इज टू बिकम रिच। रिच मतलब सक्सेसफुल, व्हाटएवर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे एक चीज है, क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सिंपल चीज है। कुछ भी छोड़ो मत। मान लो कुछ छोड़ते हो और वहीं से क्वेश्चन आ गया आपका, क्या करोगे बताओ? यूपीएससी वाले को थोड़ी ना बोलोगे मुझे माफ कर दो, मेरी जबान फिसल गई, कुछ और क्वेश्चन दे दो सर, ऑप्शन भी तो नहीं होता आपके पास। इसलिए हमें हर एक एरिया को कवर करना है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं हो, जो भी हो, आपका ऑप्शनल में हो, ये हो, नहीं समझ में आ रहा है, देयर आर 5000 रिसोर्सेज अवेलेबल। आप लोग, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम, लाइक, इज देयर एनीवन फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के बहुत रिसोर्सेज हैं। सर ने बोला हिंदी मीडियम वालों के लिए अब रिसोर्सेज हैं बहुत सारे। देयर आर टॉपर्स हु हैव, लाइक सर रवि भाई, देयर आर टॉपर्स हु हैव फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो अब आप ये भी नहीं बोल सकते, बहाना भी नहीं दे सकते कि हिंदी मीडियम के टॉपर्स भी नहीं आते। देयर इज वन समवन सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपके पास बस एक्सक्यूज है अब। तो इफ इन केस यू गाइज आर नॉट वर्किंग हार्ड, आप डेडिकेटेड नहीं हो, तो आपके पास बस एक चीज बचता है, वो है एक्सक्यूज, एंड यू हैव ओनली 1 पर्सन टू ब्लेम, दैट इज यू। बेस्ट रिसोर्सेज हैं, वही चीज पढ़ो, बेसिक चीजें रिवाइज करो। अब मान लो पॉलिटी हो गया, पॉलिटी की आप लोग हिंदी मीडियम में जो किताबें यूज करते हो, 1 या 2 किताबें, या फिर एक नोट्स, 1 किताबें करो। बार बार, मतलब बोलते हैं ना कि 500 चीज को नहीं पढ़ना है। पॉलिटी के मार्केट में जाओगे, 50 कोचिंग है, 50 किताबें, 50 नोट्स है, सबको नहीं देखना है। आप अपने नोट्स देखो, इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक देखना है, बस 2 चीजें। अरे आप लोगों ने वो मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना? क्यों देखी है? कितनी घटिया मूवी है, बट क्या पर्पस है देखने, बट ठीक है। पॉइंट ये है कि उस मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है। वो जब अक्षय कुमार को ट्रेनिंग कराता है ना टकलू, तो वो टकलू चाइनीज मास्टर ये बोलते हैं उनको कि मुझे तुम्हारे उस एक किक से डर नहीं है, मुझे तुम्हारे 10,000 किक से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है।
मुझे तुम्हारे उस एक किक से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। पॉइंट क्या है, आपको आंसर राइटिंग करना है, बार बार करना है, टाइम एंड अगेन, डेली करो। नियम बना लो कि शेड्यूल में कि इतना टाइम आंसर राइटिंग करना ही है। नियम बना लो कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे रिवाइज करना है। नियम बना लो कि जो बेसिक बुक्स हैं उनको देखना है। सी द टॉपर्स, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। जो हम लोग का रैंक आएगा है, हम लोग भी यही पानी पी रहे हैं, आप लोग भी यही पानी पीते हो। हम लोग कोई मंगल ग्रह से नहीं आए। 2 साल बाद 3 साल बाद आप लोग यहां आके बोलोगे एंड यू विल रियलाइज देन वी आर जस्ट वेरी नॉर्मल पीपल एंड यू। हम लोग भी जाके वीडियो गेम्स खेलते हैं, पबजी कभी कभी खेल लेते हैं। सर शायद ना खेले, सर्विस में है। मैं बहुत बेरोजगार टाइप का आदमी हूं, मैं तो खेल लेता हूं, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि वी आर वेरी नॉर्मल पीपल। हम लोग भी एक समय पे बैक बेंचर्स हुआ करते थे, ठीक है। पॉइंट ये है कि वी आर जस्ट अमंग यू। हम लोग बस अपने एंड से डेडिकेटेड रहे हैं एंड थोड़ा किस्मत का भी रोल रहा हुआ है, बस यही है। सो आई डू नॉट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा टू से बियॉन्ड व्हाट सर हैज सेड। आई हैव जस्ट टोल्ड यू व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। अगेन मैं बिफोर हाँ ये जो भी है इनको खोलने के पहले मैं बेसिकली यही बोलूंगा आप सबको कि अपने एंड से हमें डेडिकेटेड रह के प्रिपेयर करना है। उसके बाद वो बोलते हैं ना, हुई है वो जो राम रची राखा, वही है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज गर्मी बहुत है, आप लोग भूख लगी होगी। डोमिनोज पिज्जा भूख नहीं लगी है? इंसान हो या तुम लोग मंगल ग्रह से आए हो? तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करें। किसी का क्वेश्चन था। तो देखो पीवाईक्यू में आपको 2 चीजें करनी है। प्री एंड मेंस का थोड़ा डिफरेंट होता है। प्री के लिए आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, तो आपको यही समझना है कि यूपीएससी लेट्स से 2021 या 2022 में जो इस साल प्री हुआ है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस के सोर्स क्या थे, क्या पर्पस हुआ है कि वो कुछ क्वेश्चंस हुआ है। जैसे एग्जांपल गुची मशरूम्स, आप लोग ने इस साल का प्री पेपर देखा है, तो गुची मशरूम्स के बारे में आया था। अब सब कोई सोच रहे हैं कि वो रुबीना दिलाक ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी इसलिए वहां से आया, नहीं। वो एक न्यूज, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था इस मशरूम्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत महंगे मशरूम्स होते हैं, कुछ लिमिटेड एरिया में ग्रो होते हैं। अब जो इंस्टाग्राम चला रहा है वो इंस्टाग्राम का कोट करेगा, अब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो न्यूज़पेपर कोट करेगा। आप लोग को देखना आप लोग क्या है। तो यही है, जो पर्टिकुलर टॉपिक से आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, सोर्स क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। द यू इन यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन नहीं, इट एक्चुअली अंडरलाइंग मीनिंग है अनप्रेडिक्टेबल, बट एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर यूनियन। बट देखो पेपर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल थे, यू कैन नॉट से कि ये आने वाला है वो आने वाला है, हम बस एक दिशा बता सकते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज के थ्रू दिशा समझनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब आप मेंस में जाते हो तो देयर आर सम टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे घुमा फिरा के। फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो आपको यही समझना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस साल अगर लेट्स से फ्लड से पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर देयर इज अ चांस कि अर्थक्वेक पे पूछ सके, या फिर मान लो अगले 3 महीने में भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उस सेंस पे पकड़ के प्रिपेयर करना है। एंड एट द सेम टाइम जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेट्स आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, जाइए पीवाईक्यूज देखिए उस चैप्टर्स के, समझिए। इट पीवाईक्यूज इज अ रियलिटी चेक कि आपका प्रिपरेशन कितना है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस इसी तौर पे किया जाता है। सब्जेक्ट कंप्लीट करो, रिवाइज करो, जब सारे सब्जेक्ट हो गए तो फिर ईयर वाइज करके रिवाइज करो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी की दिशा क्या है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन बोलते ना एक जनरल एनालिसिस हो सकती है, समझ गए। ये दिस इज द थिंग। भाई साहब बहुत ज्यादा पर्ची आ गई यहां तो। हिंदी ये सर बाद में बता पाएंगे बिकॉज हिंदी साहित्य वाले हैं, तो आई वुड गिव इट टू सर फॉर लेटर। मेरा ऑप्शनल पॉल साइंस है, तो हिंदी साहित्य वाला आई एम सो सॉरी जिसका भी क्वेश्चन था मैं नहीं बता पाऊंगा। सर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है और प्रीलिम्स के लिए 4 साल देरी है, हम करंट अफेयर्स कितने साल तक का पढ़ सकते हैं? देखिए आइडियली बहुत देयर इज नो अपर या लोअर लिमिट फॉर करंट अफेयर्स आइडियली। क्यों? अगर आप लोगों ने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो एक क्वेश्चन था वो वाइल्ड एनिमल्स पे, उस पे एक जो रीजन था ना, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ये 2012 का बॉम्बे हाईकोर्ट का रूलिंग है। तो क्या आप 2012 तक का न्यूज़पेपर पढ़ोगे या करंट अफेयर्स पढ़ोगे? प्रैक्टिकल है आपके लिए? नहीं। इसलिए वी डू नॉट नो कितना बैक में जा सकता है। आइडियली 1 साल का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखना है। अच्छे से कैसे? एक न्यूज़पेपर और एक करंट अफेयर्स मैगजीन, या फिर इन केस आपको हिंदी में न्यूज़पेपर का क्लैरिटी जैसे मुझे नहीं है तो आप कोई 2 अच्छे डिपेंडेबल सोर्सेस पे काउंट कर सकते हो। 1 साल एटलीस्ट करना ही है।
उसके पीछे पर टाइम हो तो और 6 महीना पीछे जाओ, बट अब 2012 का एक क्वेश्चन आ गया तो अब भाई आपको ये 2012 का न्यूज़पेपर खोल के देखना जरूरी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है आपके लिए। जिसका क्वेश्चन था, आई होप आई हैव सॉल्व्ड। पीएसआई और ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी से शेयर कर लीजिए प्लीज। तो एक बार जस्ट बाय शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पीएसआई और ऑप्शनल? ठीक है, फेयर नंबर, बहुत फेयर नंबर है। तो देखो, पीएसआई और ऑप्शनल के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, लाइक आर यू गाइस, आप लोग यहां से कोचिंग ले रहे हैं क्या पीएसआईआर की? जो भी यहां से कौन कोचिंग ले, या फिर ठीक जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, आप पहला बात, आपको अपना कोचिंग के नोट्स को आपका बेस बनाना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, उनको आप जरूर देख ले, आपके फैकल्टीज आपको हमेशा बताते हैं, उनको आप देख लिया करिएगा। थर्ड, पीएसआई इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको यह इंश्योर करना है कि आप न्यूज़पेपर्स पे फोकस रखें, स्पेशली एडिटोरियल्स। ठीक है, इन केस आपको इंग्लिश, कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रांसलेशन होता है कई जगह मिल जाता है इंग्लिश एडिटोरियल्स का हिंदी में, तो आप उनको रेफर करिए। एंड फोर्थ, जब आपके 3 स्टेजेस हो गए तो आपको क्या करना है, आपने जो नोट्स बनाए अपने ऑप्शनल के लिए, उसमें से वही बताया ना, कीवर्ड्स का खेल है, तो कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स का जैसे एक टॉपिक हो गया प्लेटो पे 10, 15, 20 कीवर्ड्स रखिए, जिसके बेसिस पे आप पूरा टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे 10 मिनट के अंदर। मार्क्स के ऊपर 10, 15 कीवर्ड्स, डेमोक्रेसी के ऊपर 10, 15 कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स बनाइए। ये 4 स्टेप जब आपका हो गया, उसके बाद कोई भी टेस्ट सीरीज उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसको सॉल्व करिए। एंड दिस इज वेरी सिमिलर फॉर ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल। सोशियोलॉजी हो गया, टू एन एक्सटेंड एंथ्रोपोलॉजी हो गया, पबैड हो गया, कि इट्स वेरी मच अबाउट मेकिंग योर ओन नोट्स एंड रिवाइजिंग इट टाइम एंड अगेन। सर ने बोला है, मैं ही बोल रहा हूं, रिविजन बार बार करना है। ठीक है, मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा है, तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, ये बात हमेशा याद रखना। तो दिस इज द ब्रॉड स्ट्रेटजी दैट यू गाइज नीड, आप लोग को पीएसआईआर के लिए करना पड़ेगा। इतना पेज क्यों बर्बाद कर दिया भाई, छोटा छोटा लिख दो यार। किसी भी लेख का सिनॉप्सिस कैसे बनाएं बताएं, या आप क्या करते थे ये बताएं। तो वही मैंने बताया कि सिनॉप्सिस मोस्टली मैं कीवर्ड सा करता था। अगेन वेरी ऑनेस्टली, मैंने पर्सनली जीएस के लिए नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता था एंड बुक्स को अंडरलाइन एंड हाईलाइट करके यूज करता था। बट कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने हल्के फुल्के नोट्स बनाए थे। तो क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, तो अर्थक्वेक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, क्या क्या स्टेप्स लेंगे सॉल्यूशन का, उसका एक एक 2-2 वर्ड का कीवर्ड। तो टोटल एक टॉपिक पे 15 से 20 कीवर्ड होता था, जो मेरे लिए पूरा टॉपिक समझा दे। अब जैसे मान लो आप कोई बुक उठाओ, अर्थक्वेक में उसमें 20 पेजेस में दिया हुआ है, आपको 20 पेजेस के नोट नहीं बनाने, आपको इंश्योर करना है आपके जो नोट्स हो 1 या 2 पेज में हो, ताकि जब आप एग्जाम देने के लिए घुस रहे हो, आप बाहर बैठ के उसको जल्दी से एक बार देख लो, स्कैन कर लो। ऐसे आपको नोट्स बनाना होता है। कीवर्ड्स के बेसिस पे खेला करिए। सर ने बताया डेटा कलेक्ट किया कीजिए, एग्जाम्पल्स डालिए, सरकार क्या क्या कर रही है, जैसे एनडीएमए हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अपने आंसर्स में यही सब चीज छिड़कना है। इसको बोलते होते ना, सर ने बताया ना कि आंसर को आप ठीक से प्रेजेंट नहीं करोगे, कुछ भी खाना को ठीक से नहीं लाते तो आधा स्वाद खराब हो जाता है। तो यही सब चीज आपके खाने के स्वाद को बढ़ाती हैं, राइट। तो आपको मोस्टली अपने जो नोट्स बना रहे हो, यही सब चीजों को पॉइंट आउट करना है। एग्जाम सेंटर पर प्रीलिम्स के पेपर को कैसे डील करें, क्योंकि उस दिन बहुत दबाव होता है और सही प्रश्न गलत हो जाते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो आई टेल, जिसका भी क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विद द प्रीलिम्स पेपर इन द एग्जाम हॉल, तो इस पे मैं बता रहा हूं मैं क्या किया करता था। तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू हैव 3 थिंग्स, 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आप एग्जाम हॉल में लेके जाते हो, पेन, एडमिट कार्ड, ये सब के अलावा, आईडी कार्ड के अलावा। फर्स्ट इज कामनेस, सेकेंड इज कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज योर कॉमन सेंस। 3 C's जो बोलते हैं, कामनेस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस। काम रहिएगा तो आप क्लैरिटी से सोच पाइएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट, अगेन कॉन्फिडेंट एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, तो आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या है, कितना तक अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, बहुत रैश डिसीजन मेकिंग नहीं करिएगा। कॉमन सेंस रहेगा तो जिस क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं पता है, आप उन पे आंसर निकाल पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 4 बार प्री दिया है। जब आप लोग प्री दोगे या फिर एनी टॉपर, अगर 100 क्वेश्चंस हैं प्री में, तो ऑन एन एवरेज 30 से 40 क्वेश्चंस ही होते हैं जिनके में आंसर डायरेक्टली पता होते हैं। बाकी में हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा। अब हम मैंने क्या बोला, गेसिंग नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं करना है, ठीक है। हमें इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे होगा,
आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको यूज करके गेसिंग करना पड़ेगा। तो आपको ये पहली चीज 3 C's रखनी है। सेकंड, पेपर को देख के पहला बात है कि घबराना नहीं है। मान लो इससे मेरे साथ क्या होता था कि मेरे साथ नियम से जो मेरे फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आते थे वो हमेशा हार्ड टाइप के आते थे, बट मुझे पता था कि जो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस मेरे लिए हार्ड है बाद में वो इजी क्वेश्चन आए, बिकॉज वो एक सेट करके होता है, राइट? पता है ना, 4 सेट होता है आप लोग सबको। तो किसी के लिए वो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 स्टार्टिंग में होगा, वो इजी क्वेश्चन होंगे, किसी के लिए ये क्वेश्चन हार्ड होंगे। तो मान लो कि मेरे लिए भी हार्ड क्वेश्चन आए हैं तो मेरे लिए बाद में इजी क्वेश्चन आएंगे। यही एटीट्यूड के साथ आपको जानना है कि अगर आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस हार्ड आ रहे हैं, पैनिक नहीं करना है। पैनिक प्रोबेबली इन दिस एंटायर एग्जाम साइकिल इज योर बिगेस्ट एनिमी। इट्स ओके टू बी नर्वस, इट्स नॉट ओके टू पैनिक। नर्वस है, परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सही है। नर्वस रहना आपको चौकन्ना रखता है। आप पैनिक करोगे तो आप गाड़ी चला रहे पैनिक कर गए तो आपकी तो गाड़ी, बोलते ना कि वो रोहित शेट्टी की मूवी हो जाएगी, गाड़ी उड़ रही है, कुछ भी हो रहा है। तो आपको पैनिक नहीं करना है इंपॉर्टेंटली। थर्ड, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो मल्टीपल फेजेस में। बहुत सारे टॉपर्स करते हैं, जैसे मैं क्या करता था, पहले वही क्वेश्चंस को बबल करता था जिनका मुझे 100% आंसर पता है। साइड बाय साइड बाकी क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू कर देता था। सेकेंड राउंड में अब मैं क्या करता था कि जिस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है उन पे जाता था मैं, और उनको और कोई तरीका हो गया एलिमिनेशन का या इंटेलिजेंट गेसिंग का, उसके थ्रू करता था। तो सेकेंड राउंड में मान लो और 30-40 हो गए। लास्ट राउंड में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जिनमें मुझे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाता हूं, उन क्वेश्चंस को सीधा छोड़ देता था, और जिसमें एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है उस क्वेश्चन को मैं कुछ और तरीके से या फिर स्मार्ट वर्क से या फिर कुछ लास्ट में समझ नहीं आ रहा है, तब बोलते ना कि एक गट फीलिंग आती है, अंदर की आवाज, उसके बेसिस पे मार्क करता था। पॉइंट ये है कि अटेम्प्ट्स अच्छे रखने आपको एज मच एज पॉसिबल, बट इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी तो मैं हमेशा ट्राई करता था 90+ रखने का, तो मैं कट ऑफ मेरी क्लियर हो जाती थी। मेरा रूममेट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा था, वो 80-82 मार्क के आता था। तो आपको अपनी एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी? आप जो प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स दोगे, ठीक है? जितना मॉक्स दोगे उतना बेटर है, जितना आंसर राइटिंग करोगे उतना बेटर है। एंड ट्रस्ट मी, एक दिन जब आप इधर आके स्पीच दे रहोगे आप भी बच्चों को ये चीज बोलोगे। हमें भी बोला गया था ये सब चीज जब हम लोग, हमारी गोद में जब 1-2 लोग और बैठे रहते थे टॉप ऑफ स्टॉक के समय, राइट? पॉइंट ये है आपको कि आपको समझना है कि कितना एफर्ट देना है, कितना रिवाइज करना है, कितना प्रैक्टिस करना है। एंड दिस इज व्हाट प्रीलिम्स का पेपर टैकलिंग इन द एग्जाम हॉल, यही चीज है। हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू एज वेल एज एसे। सी इंटरव्यू का देखो, आई टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, आप लोग में से किस किस को लगता है यूपीएससी की तैयारी, आप लोग क्या लगता है यूपीएससी की तैयारी कब शुरू होती है? पढ़ाई करते समय स्टार्ट हो जाती है, सबका ये मानना है? ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। यूपीएससी की तैयारी पढ़ाई करते समय नहीं होती है। जब आप देख रहे हो कि जैम हो रहा है रास्ते में और आज आप सोचते हो कि जैम क्यों हो रहा है, इस जैम को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस दिन आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। या फिर यू शो एन एक्ट ऑफ काइंडनेस और एन एम्पैथी, यू आर हेल्पिंग एन ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड, उस दिन आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू होती है। आपको यह समझना है। एंड यूपीएससी की तैयारी मींस प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी। कॉमन सेंस का खेल है। इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूं, मैंने रोड सेफ्टी पे काम भी नहीं किया है, मेरा रोड एक्सीडेंट, ना मुझे गाड़ी बाइक कुछ चलानी आती है, ना मेरी हॉबी है। मुझसे बस इसलिए पूछा गया था बिकॉज दे वांटेड टू चेक वेदर आई वाज अवेयर अबाउट दिस और नॉट, मुझे पता है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन रोड एक्सीडेंट्स के लिए क्यों होता है, क्या करनी चाहिए, आप लोग भी बता पाओगे, बिकॉज आप लोग की यूपीएससी तैयारी हो चुकी है। आप जो अपने आसपास दुनिया देखते हो ना, आपकी यूपीएससी की तैयारी उस दिन से शुरू होती है। यू डू नॉट स्टार्ट योर यूपीएससी प्रेप फ्रॉम योर बुक्स। इसी तरह इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी बुक से होती है। फिलहाल प्रायोरिटाइज ये करो कि अपने आप को अच्छे से समझो, आप जो पढ़ रहे हो उसको सब अच्छे से समझो, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है उसको अच्छे से समझो, और ये बहुत हद तक एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी है। ठीक है? जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके नाम का मतलब क्या है। यहां पे से बहुत लोग हो सकते हैं जिनको उनके नाम का मतलब भी ना पता हो। आप इसी से शुरू करिए, यही चीज आपको स्टार्ट करवाएगी। कोचिंग क्लास करने के साथ शेड्यूल कैसे बनाए, स्टैंडर्ड बुक या ओनली कोचिंग नोट्स? देखिए, पहली बात, एक कंप्लेन यूजुअली ये आती है स्टूडेंट्स के साथ कि बच्चे जाते हैं 2.5 घंटे की 2 क्लास करते हैं और उनकी यूपीएससी तैयारी खत्म, वो घर जाके आराम से सो रहे होते हैं। नहीं,
सर ने बोला कोचिंग क्लासेस 10%, 15%, मैं मान लो 20% बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप क्या करते हो घर में, कैसे टाइम यूटिलाइज करते हो अपना बेड पे बैठ के स्टडी टेबल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोचिंग क्लास आप जितने भी कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था बिकॉज मैं यूजली सेल्फ स्टडी करता तो मैं आराम से पढ़ता था। सर ने 2.5 महीने में एक ऑप्शनल कंप्लीट किया, सर ने ज्यादा टाइम दिया। तो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन कोचिंग। कोचिंग इज वेरी क्रिटिकल बट इट्स नॉट द ओनली क्रिटिकल फैक्टर। आपको खुद के अपने एंड से भी जाके पढ़ना पड़ेगा, खुद को भी अपने एंड से जाके समझना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, एंड जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, जो आपको रिवाइज करा सीखा उसको प्रैक्टिस करना है। इसलिए डू नॉट ब्लाइंडली डिपेंड। तो शेड्यूल यही है, कोचिंग करिए। कोचिंग के पहले आपके पास सुबह सुबह मान लो कि टाइम है तो सुबह 1-2 घंटा पढ़ के आइए। कोचिंग के बीच में कोचिंग हो रही है, घर जाइए थोड़ा फ्रेश होइए, दोस्तों से बातचीत करिए, घर वालों से बातचीत करिए, 2-3 घंटे रात को भी पढ़ लीजिए या फिर जितना टाइम हो आपके पास, बट पढ़िए। एक शेड्यूल में ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए कि आप बस कोचिंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। दैट इज द रेसिपी फॉर फेलियर। डू नॉट डू दिस। स्टैंडर्ड बुक या ओनली कोचिंग नोट। सी आइडियली मैं यूजुअली लोगों को ये बोलता हूं अगर आप कोचिंग में हैं तो अपने कोचिंग के नोट्स देखिए, इसके अलावा कोई एक और सोर्स देखिए ढंग का, बस इतना करना है। इसी को बार बार रिवाइज करना है। मार्केट में 50 चीजों को नहीं देखना, इतना करिए, मोर देन इनफ। नोट्स कितने रिवीजन के बाद बनाए ये सबका अपना अपना वो होता है। कोई कुछ लोग होते हैं जो दूसरे रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, कोई लोग तीसरे से स्टार्ट करते हैं, तो ये एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। पहले क्लास से प्लस होने के बाद फिर से देखिए, जब मेरा हर बार मेरे पर्सनल क्वेश्चन है कि हर बार जब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो फिर बोलते हैं टेंशन हो जाती है आपका, फिर आप क्लियर नहीं कर पाते हो एग्जाम, तो इस केस में क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी? सी आई टेल यू वेरी डिफरेंटली, बिकॉज मेरा प्रीलिम्स हर बार क्लियर हुआ है बट मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के मैं वही जगह होता था। देखो, कुछ दिनों के लिए रोना गाना जायज है। मेरा भी मेंस क्लियर नहीं होता था, मैं बार बार रोता था, मम्मी को आके बोलता था कि यार कहाँ फंस गया हूं मैं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, बट देन मैं अपने आप को समझाता था, मेरे पास एक मोटिवेशन था कि मुझे क्यों करना है। आपके पास भी, सबके पास एक मोटिवेशन होगा। मैंने आपको बात शुरू में ही बताया, जब भी आपको लगे कि क्यों कर रहे हैं, दबाव है, तनाव है, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगा, बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है। आपको ये सब पहले बात सोचना ही नहीं है, आपको बस ये सोचना है चलो मुझे एक और अटेम्प्ट का अनुभव मिला है। इट्स अबाउट चेंजिंग योर आउटलुक। आपको अपना नजरिया चेंज करना है, ठीक है। यू आर नॉट फेलिंग एट वन अटेम्प्ट, यू आर जस्ट टेकिंग वन मोर अटेम्प्ट, यू आर गेटिंग बेटर बाई वन अटेम्प्ट। आपको इस अप्रोच के साथ जाना है। टेंशन होगा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों का ब्रेक ले लो, वापस अपने आप को रिफ्रेश करो, वापस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, वापस आओ, नई शुरुआत करो, वही चीज करनी है। इनफैक्ट आपके पास फायदा होगा, इसके बाद आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, आपके पास एक ये चीज, ये फायदा है, टाइम ज्यादा रहेगा, एफर्ट्स को आप पूरा फोकस करके कर पाओगे, ज्यादा सेम चीज को ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड तब से सर मैं कोई भी टॉपर क्या बोलता है, यही चीज तो बार बार बोल रहे हैं हम लोग ना, कि पढ़ना है, ज्यादा करना है, राइट, यही चीजें हैं आपको। तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी टेंस्ड। मैंने क्या बोला, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू बी नर्वस, बट क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। वेरी गुड, पैनिक नहीं होना चाहिए, पैनिक का स्टेट नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, रिंकू राही सर, आप लोग जाके पढ़िए उनके बारे में। कोई आदमी 16 अटेम्प्ट दिया है, वो सर्विस में आ रहा है, एंड ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पीपल यू विल एवर कम अक्रॉस और लिसन अबाउट। जो आदमी अपने एक पर्पस के लिए, काम के लिए चेहरे पे गोली खा सकता है, बॉडी पे गोली खा सकता है, और वो इसलिए वापस सर्विस में आ रहा है बिकॉज उसको कुछ करना है। क्या आपने गोली वोली खाई है? भगवान ना करे आप किसी को गोली खाना पड़े, भगवान करे कि ओनली गोली जो आपको खाना पड़े पैरासिटामॉल हो, ठीक है, या डिस्प्रिन हो, या एंटासिड हो। बट अगर वैसे लोग कर सकते हैं, उठ सकते हैं, तो हमें यह सोचना, हमें हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें फोकस रहना है। थिंग्स माइट गेट लो फॉर अ टाइम, हमें उससे रिकवर करना है, ठीक है। इतने पर्चे तो मैंने अपने जीवन में नहीं बनाए थे इन 4 साल के इंजीनियरिंग में। प्रीलिम्स के 1 महीना पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, मॉक्स दो, मॉक्स को एनालाइज करो। 15 दिन पहले क्या रणनीति चाहिए, मॉक्स दो, मॉक्स को एनालाइज करो और अच्छे से एनालाइज करो, पुराने मॉक्स के पास वापस जाओ। 1 दिन पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लो, आईडी कार्ड सामने रखो, घर वालों से भाड़ा वाड़ा ले लो,
ठीक है, और फिर चद्दर ओढ़ के सो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। बहुत गजब क्वेश्चन है, मतलब इस लेवल, क्या लेवल ऑफ प्लानिंग है। इतनी प्लानिंग भारत सरकार भी नहीं करती होगी कि इवेंट के एक दिन पहले क्या होना चाहिए। क्या हमें यूपीएससी सीएस की तैयारी के समय सीएपीएफ सीडीएस या तैयारी भी करनी चाहिए केवल? देखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट बैकअप। आप लोग में से कितने लोगों ने टीवीएफ एस्पिरेंट्स देखा है? वेब सीरीज दिखवाने को बोल दो, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो टीवीएफ एस्पिरेंट्स में एक चीज बोली गई थी कि बैकअप के बारे में। बैकअप का रोल आपकी जीवन में डाइवर्ट करना नहीं होता है, उसको एक स्टेबिलिटी देना होता है, सिक्योरिटी देना होता है, इंश्योरेंस टाइप का होता है। तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ बैकअप। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ बैकअप। अगर आप सीएपीएफ का देना चाहते हैं, आरएएस देना चाहते हैं, कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपका मेन एग्जाम का प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा, राइटिंग का प्रैक्टिस होगा। बट दिक्कत यह है कि जिस दिन आपको करना यूपीएससी है, आपका सीएपीएफ निकल गया, फिर आप यूपीएससी को इतिश्री कर दिए, दिक्कत वो है। डू नॉट लेट योर बैकअप बिकम योर प्लान ए एंड योर प्लान ए बिकम योर बैकअप। देयर इज नो हार्म इन सीएपीएफ सीडीएस या आरएस बिकमिंग योर बैकअप। उनकी तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा किसको कितना टाइम देना है। लकीली ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत हद तक सिलेबस भी ओवरलैप करता है, ठीक है ना। तो आपको इनफैक्ट यूपीएससी में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। बट आप अचानक से इंस्टाग्राम पे यूपीएससी एस्पिरेंट से सीएससी एस्पिरेंट से आप सीएपीएफ एस्पिरेंट ना बन जाइए, वो दिक्कत का बात है, ठीक है। ऑफिसर की तरह व्यक्तित्व कैसे? देखिए, पहली बात, आप कुछ जैसे ये हमारे देश की या फिर एक हमारे सिटीजन्स की एक बहुत खराब मेंटालिटी रह गई है कि अगर हम गांव के इलाके से आते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नहीं है। इट्स एक्चुअली नॉट योर फॉल्ट एज वेल। हम लोग जो 200 साल ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हुए हैं, तो हमारा एक ये मेंटल आउटलुक बन गया कि जो इंग्लिश अच्छा बोलता है ही इज नंबर 1, जो हिंदी बोलता है वो थोड़ा नंबर 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप गांव से आए हैं इसका ये मतलब नहीं है, आप दूर दराज इलाके से आए आपका ये मतलब नहीं है, आप हिंदी से आए हैं हिंदी बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से कम है। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको अपने भाषा पे गर्व रखिए, आपको अपने जहां से आए हैं वहां पे गर्व रखिए। एक आईएएस ऑफिसर पहला दिन बैठ के राष्ट्रपति भवन में नहीं बैठेगा, ठीक है, वो जाएगा गांव में जाके काम करेगा, उन गांव के बीच में चलेगा। एक आईपीएस ऑफिसर भी उन्हीं ग्रामों में चलेगा, उनको उन लोगों के साथ बात करके। एट द एंड ऑफ द डे एक सिविल सर्वेंट का टारगेट कौन है? वो जो सोशियो इकोनॉमिक लाइन है ना, उसमें खड़ा हुआ आखिरी बंदा, वो उसका टारगेट है, उसके जीवन बेहतर बनाना है। तो कृपया करके एक सेकंड के लिए भी ये मत समझिए कि आप अगर रूरल एरिया से आए हैं, यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, तो इट्स मैटर ऑफ डिसएडवांटेज फॉर यू। नो। रहा बात ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कैसे बनाना है, तो इट्स वेरी सिंपल बट इट विल टेक टाइम। कुछ नहीं, आप कुछ भी चीज सोचिए, उसके क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव वे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग जैसे मीडिया में क्या चलता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती है, हमारे पीएम इधर जा रहे हैं, हमारे पीएम उधर जा रहे हैं। इससे क्या पॉइंट है? हमें पॉलिटिशियंस की भाषा करनी ही नहीं है। योर ट्रेनिंग ऑफ बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट स्टार्ट्स द डे व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड यू। हमें ये नहीं सोचना है कि बीजेपी क्या करे, कांग्रेस क्या करे, हमें ये सोचना है सरकार क्या कर रही है, क्या कमियां हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारे लिए पार्टी पॉलिटिक्स के नजर से उठ के करना है। डिबेट्स देखा करिए, अच्छे डिबेट्स देखिए। अच्छे डिबेट्स कहां मिलेंगे? संसद टीवी पे। संसद टीवी का नाम सुना है, जो पहले राज्यसभा टीवी होती थी, उसके डिबेट्स देखिए। रिपब्लिक और एनडीटीवी के डिबेट्स सबके कोई काम के नहीं है। वहां हल्ला होता है, या तो एक पक्ष बोलते हैं ना, बायसनेस बहुत ज्यादा है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू बी इन द मिडिल। एक कंस्ट्रक्टिव, एक फॉरवर्ड लुकिंग ओपिनियन होना चाहिए। अब जब ये करते हैं, एक बहुत बड़ी ऑफिसर लाइक क्वालिटी आती है आपकी। अदर देन दैट, स्टार्ट बिकमिंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को झूठ नहीं बोल पाइएगा। अपने डेली टास्क में ही कुछ ऐसी करिए, लोगों को पोलाइटली करके बात करिए, ठीक है। किसी बोले ना कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, किसी बूढ़ी औरत है, बूढ़ा कोई सिटीजन है, उनको रास्ता क्रॉस करवा दीजिए। यही सब आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। अगेन, इज इट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू? इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, बट इट माइट टेक टाइम, और ग्रेजुअली हो भी जाता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस। फिलहाल प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। कई बार आप जब प्रिपरेशन में घुसते हो और जब प्रिपरेशन से निकलते हो, आप बहुत अलग इंसान बन के निकलते हो। प्रिपरेशन विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्रोवाइडेड यू आर डेडिकेटेड।
टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सर ने बहुत क्लियरली बता दिया था आपको, ठीक है। आपको वही करना है कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल देना है कि इतना सब्जेक्ट को इतना में करना है, और करना है चाहे जो हो उस पीरियड में आपको करना ही है। आप सर मान लो किसी एरिया में बाढ़ आ गई है तो ये डीएम नहीं बोल सकता है कि सर हमको एक हफ्ता और टाइम दीजिए। कितने लोग मर जाएंगे, कितने प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। आपको करना है, मतलब को करना है। इट्स लाइक बोलते ना, हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर बहुत हार्ड है, बट कॉर्पोरेट कल्चर का ये फायदा है, दे वांट रिजल्ट्स। एक रिजल्ट ओरिएंटेड देखिए, ये मत देखिए आप 6 घंटा दे रहे 8 दे, ठीक है। मैं पर्सनली 6 घंटा ज्यादा पढ़ता ही नहीं था, बट वो 6 घंटा ऐसे पढ़ता था कि जो मेरे टारगेट्स हैं वो आराम से कंप्लीट होते हैं। अब मैं अपने टारगेट्स की डिफिकल्टी और भी बढ़ाऊं तो हो सकता है 6 घंटा 7 घंटा ले ले, बट अगर आपको करना है तो करना है। तो पहले मेक अ शेड्यूल, सर हैज बीन टेलिंग इट टाइम एंड अगेन, मेक अ शेड्यूल, डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के लिए जो टाइम है उसमें पहले कंप्लीट करना करिएगा, फिर उस दिन पे करिए, टाइम दीजिए रिविजन को, यही तरीका है। एंड मैंने ही पर्सनली बोला है, सर ने बोला है, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, आर्ट एंड कल्चर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो भी करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, हर कुछ कवर करना है। टाइम वही है, 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटा हमारे पास भी है। जो आपके साथ जो टेस्ट देगा उसमें से भी रैंक 1 निकलेगा, वो भी शायद किसी क्लासरूम में होगा, ठीक है ना। वो भी यही चीजें पढ़ रहा होगा, बट कैसे पढ़ेगा, क्या यूज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जीएस के लिए कितना टाइम देना चाहिए? बहुत सारा टाइम दीजिए, टाइम में कमी नहीं है आपके पास, अच्छे से टाइम दीजिए। अब देखो बहुत लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। मैं पर्सनली क्या करता था कि 7 डेज अ वीक, 7वां दिन में रखता था रिवीजन के लिए, 4 दिन में रखता था अपने 3 जीएस पेपर्स के लिए। बाकी जो 2 दिन थे उनमें मैं अपना वो 4 दिन में क्या करता था कि 3 जीएस पेपर्स प्लस ऐसे या एथिक्स, और जो बाकी 2 दिन थे उनमें मैं अपना ऑप्शनल प्लस ऐसे करता था। और जो 7वां दिन था उसमें मैं सातों चीज रिवाइज करता था। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरा एक दोस्त है, उसकी भी 51 या 50 रैंक है इसी बार। वो क्या करता था, वो 3 हफ्ता, महीने के 3 हफ्ता जीएस पढ़ता था, 1 हफ्ता ऑप्शनल पढ़ता था। तो ये भी ऑप्शन, सबका अपना अपना तरीका है। बोलते ना, सुनो सबका, करो खुद का। ट्राई करके देखो, जो आपको सूट करे वही फॉलो करो। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। जी सर, प्रश्न समझ में आए तो उसको कैसे फेस करें? देखो, प्रश्न समझ में नहीं आए तो कॉमन सेंस है, बोला ना, प्री में भी मेंस में भी आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था ब्लू एलईडी। आपने मेंस का पेपर देखा है? जीएसटी में ब्लू एलईडी पेपर आया था। बहुत लोगों को नहीं पता ब्लू एलईडी में क्या करना है। तो देखो, पहले 2 चीज देखनी पड़ेगी। पहले बात, आपको ब्लू एलईडी नहीं पता है, आपको एलईडी तो पता है ना, तो आपको अपना क्वेश्चन एलईडी पे घुमा फिरा कर रखना। अब खुद सोचो, एलईडी है, देन व्हाई इज देयर अ नीड फॉर ब्लू एलईडी? कुछ तो बेटर होगा। अब अज्यूम करो क्या क्या बेटर हो सकता है। चार्ज कन्वर्शन रेशियो बेटर हो सकता है, पावर ट्रांसफर रेशियो बेटर हो सकता है, पोर्टेबिलिटी हो सकती है। यही सब 7-8 पॉइंट लिखना है। एंड एट द एंड, जो सर बोल रहे थे ना, वैल्यू एडेड मटेरियल, थोड़ा सा आप दिमाग यूज करो। एलईडी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक सर्किट बना सकते हो, बस यही चीज करनी है। तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बोलते ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़े। आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, हथकंडा। और जब आप अपनाओगे, मे भी उस क्वेश्चन में पूरे इंडिया में सारे बच्चों को 10-15 नंबर में 1 या 2 मिले, आपको 3 मिल रहा है वो एक डायग्राम के चक्कर में। लेकिन आपको सबसे ज्यादा लोगों से ज्यादा, ऑन एन एवरेज लोगों से 1 नंबर ज्यादा मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं? आप लोग आज घर जाओ, जो रैंक शीट आएगी ना, मार्कशीट, उसमें देखो 1-1 मार्क्स के ऊपर 8-8, 9-9 लोग लड़ रहे होते हैं। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आपको किसी स्टूडेंट से 1 नंबर भी अगर ज्यादा मिलता है तो आरएंट यू क्रॉसिंग 8 या 9 पीपल? क्या आप 8 या 9 लोगों के ऊपर छलांग नहीं लगा रहे हो? इसलिए जब भी आंसर लिखो, जब भी कुछ भी सॉल्व करो, 1-1 नंबर के लिए लड़ो, ठीक है? बिकॉज सामने वाला भी लड़ेगा, ही वोंट बी मर्सीफुल। अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं मेस बैठ के रेडी में जाकर चाय पीता हूं, वो नहीं बोलेगा। वो भी 1-1 नंबर के लिए लड़ेगा, आपको भी 1-1 नंबर के लिए लड़ना है, ठीक है? इससे जहां नहीं हो रहा एक डायग्राम, सर पॉइंट क्या है डायग्राम बनाने का? यही है कि आपको एक या आधा एक्स्ट्रा नंबर मिले, वही आपको करना है। हिंदी मीडियम से पीएसआईआर के लिए बुक लिस्ट की नाम बता दीजिए प्लीज। जिसका भी ये क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी, मुझे हिंदी मीडियम में पीएसआईआर का एकदम आइडिया नहीं है। आई एम प्रोबेबली नॉट द राइट पर्सन। मैं देखता हूं किसी ने अगर हिंदी मीडियम में पीएसआईआर क्लियर किया, अवश्य लास्ट ईयर किसी टॉपर था, कोई टॉपर थे रैंक 50 से लेकर 60 के बीच में, कोई एक थे जो हिंदी मीडियम में पीएसआईआर कर किया था। अब पता लगा ये कौन है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं गलत नहीं बता सकता हूं। मैं कुछ बताऊंगा गलत ही होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
राहुल सर थे क्या? PSIR के थे क्या? MP कैडर थे तो राहुल डोटे नाम शायद बता रहे, एक बार आप चेक कर लीजिए अगर वो PSIR के हैं, उनका स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा। मैं हिंदी मीडियम का नहीं हूं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं जो भी बताऊंगा गलत बताऊंगा, इसलिए मैं इस पर नहीं बताना चाहता हूं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन। नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, मैं इंजीनियर हूँ, बहुत आलसी आदमी था। ठीक है, जो आदमी 10 बजे उठ के पढ़ने बैठता था वो यूजली शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, इसलिए 10 बजे उठ के पढ़ने मत बैठो, वहाँ तुम लोग को भी 4 अटेम्प्ट लग सकता है, थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई किया करो। ठीक है, पॉइंट बिंग की मैं पर्सनली कंफर्टेबल था बुक्स पे पढ़ के अंडरलाइन करने में, मैं शॉर्ट नोट्स का फैन नहीं था। मैंने ऑप्शनल के लिए बनाए थे, GS के लिए नहीं बनाया था, या फिर मान लो 1-2 टॉपिक के लिए कुछ बना दिया हो। सर हिंदी साहित्य मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आई एम स्किपिंग दोस क्वेश्चंस। हिंदी लिटरेचर, सब हिंदी लिटरेचर। NCERT को कितनी बार पढ़े? बार बार पढ़ो, कौन रोक रहा है भाई? जितना पढ़ोगे उतना बेटर रहेगा, रिवाइज कर रहे हो ना, फायदे में रहोगे। ये सब क्या क्वेश्चन है भाई? NCERT बार बार पढ़ा करो। NCERT भाई बेस है आपका, आपके वीडियो लेक्चर्स आते हैं ना आपके ऐप, उस पे ऐप पे देख, कितने लोगों ने देखे हैं? ये देखो, हे भगवान देख लो कम से कम, NCERT बेस है। इट्स लाइक कि तुमने रॉकेट में फ्यूल ही नहीं डाला, बोल रहा कि मेरे को मंगल ग्रह पे जाना है, होता है? अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, PSIR वाले किसी बंदे ने पूछा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तैयारी कैसे करें। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत स्टैटिक है, जो भी नोट्स आपको मिलते हैं या फिर खुद के या फिर आप मार्केट से खरीदते हो उनको देख लो, बस उतना ही पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दूसरा पार्ट आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो आप IR में ही पढ़ते हो, WTO, UN, ये सब वो आप IR में ही पढ़ते हो, वही है, बस उसमें प्रॉब्लम्स का एनालिसिस ज्यादा है और स्कॉलर्स के नाम लिखने हैं। एंड तीसरी चीज करना है पेपर 2 में, कि पेपर 2 में आपको पेपर 1 से इंटीग्रेट करके बहुत लिखना पड़ेगा। पेपर 1 से आप इंटीग्रेट करके लिख रहे हो तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन पेपर 1। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल में बोलते हैं रियलिज्म, वो आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है। तो रियलिज्म मतलब क्या होता है कि कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपको पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, पेपर 2 के में आपस में इंटीग्रेट करके लिखना है। यही करना होगा आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। देखिए, हमारे बीच कोई मैडम है, शी इज मैरिड, अपने ससुराल में है, शी हैज अ सन, एंड फिर भी UPSC की वो तैयारी कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइस टू गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। इनका सबसे बड़ा रीजन है कि डिस्पाइट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्पाइट एवरीथिंग लाइक दैट, शी इज डूइंग सो मच फॉर herself, फॉर her फैमिली एंड फॉर everyone। एंड ट्रस्ट मी, उनको जितना इश्यूज हो रहा होगा, आई एम श्योर आप लोग में से उतना इश्यूज किसी को नहीं हो रहा, मेल फीमेल जिसको। प्लस बीइंग अ विमेन, आप जानते हो इंडियन सोसाइटी में विमेन को क्या हुआ क्या नहीं है, ऑल्दो थिंग्स आर इंप्रूविंग बट स्टिल वी आर नॉट एट द आइडियल लेवल। फिर भी उनके जज्बे को सलाम है। एंड रहा बात टाइम मैनेज करना है उनको, तो उनके लिए मैं सबसे बड़ा एडवाइस यही दूंगा कि आपको जो भी टाइम उपलब्ध हो रहा है आपको उसमें करना पड़ेगा, पहली चीज। सेकेंड, आपको हो सकता है अगले 1-1.5 साल के लिए, इट्स अ वेरी हार्श थिंग टू से बिकॉज आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम सो सॉरी अगर बुरा लगे किसी आपको, बट आपको शायद अपने बच्चे अपने परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। दूर मतलब कि अलग घर लेके नहीं, उसी घर में। संडे हो गया, सैटरडे हो गया, छोटा बच्चा है, अंडरस्टैंड इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल बिकॉज मैं पेरेंट नहीं हूं, बट देन आपको यही करना पड़ेगा कि सैटरडे या संडे आपको अपने आप को रूम में बंद करके वही टाइम देना पड़ेगा। बाहर निकलो, कुछ दिन मिल लो अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, उसी टाइम में करना पड़ेगा। लेट्स से आप यहाँ पे पढ़ने आ रही हो, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग बाय अ बस और कार, बस में बैठे बैठे सुबह आप कुछ ऑडियो न्यूज सुन लो, या फिर कान में ईयरफोन लगा के सनसेट टीवी का कोई अच्छा डिबेट देख लो या डिबेट सुन लो वाइल ट्रैवल। या फिर लेट्स से आपका कुछ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी जल्दी मैनेज करके रात को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, तो वही आपको आपकी थोड़ी स्लीप सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, थोड़े फैमिली इंटरेक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी मैडम, जहां जो भी हो आप, यू आर वेरी स्ट्रांग एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट स्ट्रांग लाइक दिस। थोड़ा आपको मेहनत है, थोड़ी परेशानी है, थोड़ा बोलते हैं जुदाई टाइप की है, बट इफ यू आर गिविंग दिस, आप लगन से कर रही हैं, आई एम श्योर वन डे योर सन विल बी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस।
जॉब करते कैसे प्रिपरेशन मैनेज करें, सर ने बता दिया है, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सिविल से बीटेक किया है मीडियम को, लेकिन कंफ्यूज्ड हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने बताया कि जिनका भी क्वेश्चन है, लाइक आई वांट टू नो किसका क्वेश्चन है ये, सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, अरे आपका है, ठीक है। तो आपका ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ही रखने का सोचा है क्या? ठीक है, हिंदी साहित्य, ठीक है। अब जैसे आर यू कंफर्टेबल, आप हिंदी इंग्लिश किस में कंफर्टेबल है ज्यादा? मैं इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मीडियम, अभी मैंने प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ कि हिंदी से करूँ या इंग्लिश से करूँ, किसमें बेटर रहेगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना पड़ेगा कि कई फैक्टर्स ने बताया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आप खुद किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल, जैसे इंग्लिश में या हिंदी में भी, जैसे सर माइट टेल फॉर हिंदी, आपको शशि थरूर जी के टाइप का लैंग्वेज नहीं लिखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में भी सेम चीज करनी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा अब इसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी किस में है, रिसोर्सेज किस लैंग्वेज में ज्यादा मिल रहे हैं आपको, आप पेपर वेपर किस लैंग्वेज में कंप्लीट कर पा रही हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा किस चीज के, तो आप खुद से पूछिए, अपने फैकल्टी से पूछिए, इस पर डिसाइड करिए। एंड सिंस आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो आपको वो तो हिंदी में ही करना पड़ेगा, तो मे बी हिंदी आपके लिए, इफ योर हिंदी इज डिसेंट इनफ तो आप हिंदी में देख सकती हैं। इसका एक वो होगा कि आप कुछ मॉक टेस्ट दे के देखिए, अपने फैकल्टी से बात करिए, वो आपको बहुत बेटर बता पाएंगे, आप उनसे बैठिए, बात करिए, एक ओपिनियन लीजिए, कुछ टॉपर्स होंगे हिंदी के, उनसे बात करिए, कुछ इंग्लिश के टॉपर्स आप उनसे बात करिए कि वाई शुड यू गो फॉर हिंदी, वाई शुड यू नॉट गो फॉर हिंदी, ठीक है। दिस शुड गिव यू एन आइडिया। तो मोस्टली दिस आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम माय एंड, एंड कोई किसी और क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ बताइए। माई पर्सनल PSIR नोट्स, ओके, सो आई हैव मेड अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, शुभम शुक्ला IAS करके टेलीग्राम पे सर्च कर दोगे, 9,500 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उससे मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, उस पर देख लो। तैयारी के दौरान मेरी जो रुचियां, उनको कैसे टाइम देता था, तो वही बोला ना कि जो मैं टारगेट था, डेली टारगेट बनाता था, उसको कंप्लीट करता था। मेरा पहला प्रायोरिटी था कि दिन में वो टारगेट कंप्लीट करना, वो टारगेट कंप्लीट हो गए, जो बाकी दिन में टाइम बचा उसमें मैं दो चीज करता था। पहली प्रायोरिटी थी कि मान लो कुछ पिछले दिन का टारगेट बचा रह गया, मैं पहले उसको देखता था, अगर कुछ ऐसा बचा नहीं है, जैसे मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, वैलोरेंट, डोटा, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलता हूं मैं, आज भी खेलता हूं, कल भी खेल के आया हूं, मैं वो करता था। नहीं तो मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता, कुछ थोड़ा जिमिंग टाइप का या फिर कुछ वॉक टाइप का कर लेता था। तो इट्स अबाउट कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, एंड जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपके डेली टास्क, डेली टारगेट के बाद, उसको कैसे यूज कर रहे हो, ये ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। सर, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, सिलेबस के दौरान ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक जैसा आपको ठीक लगे। बहुत टॉपर्स आपको ये बोलेंगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर करो, मैं भूल भी जाते हैं ना, नहीं, तो वही इसलिए तो रिवीजन काम आता है ना। देख जैसे जैसे मैं क्या करता था, लेट्स से मॉडर्न, अपनी समस्या का खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। हाँ वो भी है आप अपनी समस्या खुद जवाब भी दे रही हैं। तो देखिए मैं क्या करता था कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, उससे क्वेश्चन देख के यहाँ सॉल्व कर लिया। मे बी उस समय मैं पूरा GS1 सॉल्व नहीं कर रहा था, बट लेट्स से मैंने एंशिएंट एंड मिडिवल कंप्लीट किया, मैं उसके क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लिया। ऐसे कर सकते नहीं तो पूरा सिलेबस देख के करिए, बट देन आपने खुद बता दिया कि उससे भूल जाओगे तो रिविजन करते रहो, ठीक है। तो कोचिंग क्लास के साथ टारगेट कैसे सेट करें, क्योंकि वॉलंटियर शेड्यूल तो बना नहीं सकते, कोचिंग में चले गए। नहीं तो आप यही करिए कि जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एक प्लान तो दिया होगा ना कि इतना से इतना ये पढ़ाएंगे, उसके हिसाब से अपना अपना करिए। मान लीजिए कि आपको कल कुछ पढ़ाया जाएगा, आज कुछ पढ़ाया गया है, तो आज जो आपको पढ़ाया गया वो आज रात को जाके रिवाइज करिए, कल जो पढ़ाया जाएगा उस दिन रात को जाके रिवाइज करिए। फिर जो वीक में आपका ऑफ डे होता है उस दिन आप पूरा रिवीजन करिए जो वीक में पढ़ाया गया है, प्लस अगर कुछ टेस्ट वेस्ट देना हो, कुछ आंसर राइटिंग करना हो वो कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसे जो होता है 400 ऐसे कितना, ऐसे 400 देखिए ऐसे ऐसे कैसे लिखना है। देखो ऐसे भाई, ऐसे के लिए सबसे सिंपल चीज ये है कि पहली चीज आपको आपका कंटेंट मिला हुआ है, कंटेंट GS का होगा, आपके ऑप्शनल का होगा, आपके दिन बाहर की दुनिया का करंट अफेयर्स का होगा, आपके पास कंटेंट है। बता रहा आ रहा रुको जरा सब्र करो, ठीक है। तो ऐसे का एक पार्ट हो गया आपका कंटेंट, दूसरा पार्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या कि कैसे आप डिवाइड करते हो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, बॉडी, प्रीफेस एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद स्ट्रक्चर में आपका तब कैसे ट्रांजिशन कर रहे हो। लेट्स से आपने एक पैराग्राफ में पॉलिटिकल डायमेंशन लिखा, अगले में इकोनॉमिक डायमेंशन जा रहे हो, तो एक जंप होना चाहिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए।
कुछ अच्छा बोलते हैं ना कि गाड़ी चला रहे हो, स्मूथ गाड़ी चलाना पसंद है, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाए, मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो वो स्मूथ ट्रांजिशन होता है ये स्ट्रक्चर में। तो ऐसे के लिए सबसे बढ़िया सोर्स होगा आपका टॉपर्स के आंसर शीट्स। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर एसेस, फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर दीज 7 पेपर्स, टॉपर्स की आंसर शीट्स को रेगुलरली देखिए, नियम से टैटू बना लीजिए हाथ में, मत बनाना, ठीक है। बट टॉपर्स की आंसर्स की बोलते ना इज एन इनविजिबल गोल्ड माइन। टॉपर्स ने लिखा हुआ है, उनको देखो, उनको आप देखोगे उनके आंसर्स को, इट माइट नॉट बी द बेस्ट आंसर, दे आर नॉट मॉडल आंसर्स, बट दे डेफिनेटली गिव यू एन आइडिया कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड को मीट की जा रही है, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम यूज किया जा रहा है, कैसे डेटा को डाला जा रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट नाम, कमिटीज, ये सब को डाला जा रहा है, कैसे ऐसे के बीच में ट्रांजिशन किए जाते हैं। एंड टॉपर्स के आंसर्स कॉपीज यूजुअली लोग नहीं देखते हैं। आप लोग में से कितने लोगों ने आज तक टॉपर के आंसर्स कॉपीज रिलीजियसली देखी है? मतलब ये ठीक है 6-7, मतलब कि 6-7 महीने में एक बार देख लेते हो, बाकी लोग भी थोड़ा देख लिया करो। टॉपर्स की आंसर्स कॉपीज से कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाए, बट एक लिखने की शैली पता चल जाएगी आपको। एंड स्पेशली फॉर ऑप्शनल्स लाइक साइकोलॉजी हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, जिसके बहुत ज्यादा टॉपर्स नहीं होते हैं, गिने चुने, उस केसेस में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बिकॉज लेट्स से सर हैज स्कोर्ड वेरी वेल, देयर इज अ रीजन व्हाई सर हैज स्कोर्ड वेरी वेल, राइट? देयर इज अ रीजन व्हाई आई हैव स्कोर्ड वेरी वेल। वो रीजन वहीं पे छुपा हुआ है, आपको वही देखना है। तो एसेज में पहले स्ट्रक्चर देखिए, फ्लो कंटेंट देखिए, टॉपर्स की पढ़िए, और फिर जो टॉपर ने ऐसे लिखा है आप वही ऐसे लिखिए और फिर टॉपर से कंपेयर करिए। प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, प्रैक्टिस करिए, इवैल्यूएट करिए, इसलिए तो बोल रहा हूं आपको टॉपर्स के साथ आंसर के साथ कंपेयर करिए। लेट से आपने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन किया, आपका वो धारा टूट रहा है, एक टॉपर का पढ़ोगे, टॉपर का नहीं टूट रहा है, तो टॉपर ने क्या ऐसा यूज किया है, वहीं से पता चलता है आपको। ग्रेजुअली लिखो, एक कितना ऐसे लिखो, 1-2 ऐसे में नहीं हुआ ना भाई, मैंने 40-50 के आसपास ऐसे लिखे हैं, फिर भी मेरे 115-116 यहाँ है। ग्रेजुअली हो जाता है, टेंशन मतलब पेशेंट रहो थोड़ा। थैंक यू सो मच गाइज, लवली इंटरेक्टिंग विद यू।